हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3650, मिनिमम कॉस्ट पाथ विद एज रिवर्सल्स। अब ये प्रॉब्लम जो है सिंपली ग्राफ की है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर बेस्ड है। तो ये प्रॉब्लम देखो कौन कौन कर पाएंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने ग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको ये प्रॉब्लम थोड़ा कम समझ में आएगा, और जिन्होंने बेसिक बेसिक ग्राफ पढ़ा है उन्हें मैं तो पूरा समझा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें n=4 दे रखा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, और एजिस गिवन है हमारे पास। एजिस क्या है? एजिस कनेक्शंस है नोड के बीच का, और इसमें हमें डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब क्या होता है कि हम 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 0 नहीं आ सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे एरो नहीं होता तो अनडायरेक्टेड होता, 0 से 1, 1 से 0 दोनों वैलिड होते हैं, ठीक है। पर अभी हम 0 से 1 ही जा सकते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर इसका वेट लिखा हुआ है, हर एक एज के ऊपर इसका वेट है कि भाई 0 से 1 तक अगर आप जाओगे तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर आप 3 से 1 जाओगे तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। और ये सब मुझे एजिस एरे में गिवन है, ठीक है, कि 0 से 1 जाऊँगा तो 3 कॉस्ट लगेगा, 3 से 1 जाऊँगा तो 1 कॉस्ट, 2 से 3 तो 4 कॉस्ट, 0 से 2 तो 2 कॉस्ट। तो ऐसे करके हम अपना क्या कर सकते हैं, ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमें इसमें बताना क्या है, इसके अंदर हमें बताना है 0 से n-1 नोड तक अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा, 0 से n-1 तक जाने का कितना कॉस्ट लगेगा, ये आपको बताना है, और वो मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्लियरली शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को पॉइंट करती है। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स होते हैं, तो एक बार हम कंस्ट्रेंट का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें n दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ़ नोड जो है वो 2 से ज़्यादा ही होंगे या फिर 2 के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, सही है, तभी तो हमारे पास स्टार्ट और एंड मिलेगा, तभी तो मिलेगा ना। अगर एक नोड होगा तो स्टार्ट क्या एंड क्या, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एजिस की लेंथ दे रखी है कि 10⁵ तक है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे u v w में दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये भी 0 से n-1 तक जाएंगे। मतलब अगर आपके पास 8 नोड्स हैं, है ना, तो u और v की वैल्यू, मतलब कि जो यहाँ और यहाँ आएंगे उनकी वैल्यू 0 से 7 तक की डिफाइन होगी, मतलब नोड्स की वैल्यू, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें वेट दे रखा है कि वेट आपका 1 से 1000 तक के बीच में हो सकता है। वेट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, और यही बताता है कि हमें इसके अंदर डिजिक्स्ट्रा का यूज़ करना है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का, ठीक है। क्योंकि वो होता है आपके पॉजिटिव, जब आपके पास वेट्स होते हैं तब आपका ये एल्गोरिथम बहुत अच्छे से काम करता है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम इस एल्गोरिथम को, ठीक है, कहीं पर भी हम डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। तो पहले बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन को समझते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई एल्गोरिदम नहीं आता तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। देखो, हमें क्या दिया हुआ है ना, आप इसको एक तरह से मान लो कि ये कोई ट्रैक है, कोई रोड है, ठीक है। आप यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हो, 0 से 1 गए, और 1 पे जाके फिर आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। और आपको कहाँ जाना है, आपको पता है कि आप इस चेक पॉइंट से इस चेक पॉइंट पे जाना चाहते हो, है ना, 0 से n-1 तक आप जाना चाहते हो। कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट हुई आपकी गाड़ी की पेट्रोल, ठीक है। जो भी पेट्रोल लग रहा है वो कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ गए। अब अगर यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिला तो ये जो एज है ना, ये जो एज है, ये एज आपको एक बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो, आप इसे रिवर्स कर सकते हो। मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताना मिस कर गया था, आप एज को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। 1 पे हो तो ये 1, 3 से 1 है ना, तो आप इसको एज को ऐसे बना सकते हो। लेकिन इसकी जो कॉस्ट लगेगी फिर वो डबल हो जाएगी, 2 × 1 हो जाएगी। अभी 1 लग रही थी तो अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी 2 × 1 2, ठीक है। अगर इसके अंदर रिवर्स नहीं होता तो ये सिंपल डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का प्रॉब्लम होता, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 3 जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट को डबल करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो 0 से 2 गए, 2 से 4 गए, यहाँ पर एकदम सीधा रास्ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि अगर आप डायरेक्ट जाते हो, डायरेक्ट, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम लगता है। डायरेक्ट जाते हो तो कॉस्ट कम लगता है ना। अगर आप रिवर्स वाला पाथ लेते हो, अगर आप नोड को रिवर्स करते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राफ के अंदर वो ये है कि अगर आप इस नोड को रिवर्स कर सकते हो या फिर अगर आप इस नोड को रिवर्स कर सकते हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक तरह से, ये ग्राफ स्टैटिक रहा ही नहीं, ये ग्राफ बन चुका है क्या, डायनामिक ग्राफ बन चुका है कि भाई इसके एजेस कहीं भी जा सकते हैं, है ना। पर मैं आपको एक क्लियर इंट्यूशन देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पर हो 1 पे, ठीक है, तो आप ये फील करो कि आप 1 पे बैठे हुए हो, ठीक है।
अब आप 1 से कहाँ जाना चाहते हो? 1 से एक तो आप 0 जा सकते हो और 1 से आप 3 जा सकते हो, है ना? 0 आप जाओगे ही नहीं, ठीक है? 0 क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आप 0 से 1 आए और फिर दोबारा जब 1 से 3 जाओगे, 1 से 0 जाओगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई? 0 से 1 आने की कॉस्ट हो जाएगी 3। अब आप नोड को रिवर्स भी करोगे, मतलब एज को रिवर्स भी करोगे, तो 1 से 0 तक आने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 6, तो 6, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 9 और आप अभी भी 0 पर ही पहुंचे, आप अभी भी 0 पर ही पहुंचे, तो इसको लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप 1 से 3 पर जाना चाहते हो, है ना? तो ये देखो कि क्या कॉस्ट लग रही है, तो इसने बोला कि आप यहाँ पे आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, आप मतलब डबल करके जा सकते हो, तो 2 कर दो। पिछले पहले से क्या कॉस्ट चली आ रही थी? 3, तो 2 + 3 5, तो 5 आपका मिनिमम कॉस्ट हो गया और आप 3 तक पहुंच भी गए। तो मतलब हमें रिवर्स का कब यूज़ करना है? हमें रिवर्स एज का यूज़ तब करना है जब हम फंस जाए, जब आगे कोई रास्ता ना हो, जब आगे कोई रास्ता ना हो, रिवर्स एज का यूज़ तभी करना है। तो ये एक कंडीशन है जिससे हम इस डायनेमिक ग्राफ को स्टैटिक ग्राफ में चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हो रोड पे, ठीक है? अब आपका जब तक रोड ब्लॉक नहीं आता है तब तक आप क्यों रिवर्स लेना चाहोगे भाई? आप अगर आगे चल रहे हो तो आप पीछे आके क्या अपनी कॉस्ट को दोबारा ऐड करोगे डबल, सेम पाथ पे जाने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा, है ना? तो आप क्या करोगे? आप रिवर्स का यूज़ तभी करना फीजिबल होगा, मैंने वर्ड यूज़ किया फीजिबल, ठीक है? तभी फीजिबल होगा, तभी आपका वो ऑप्टिमल चूज़ बनेगा जब आप कहीं फंस जाओ और तब आप रिवर्स का यूज़ करो, है ना? अगर आप फंसे नहीं तब आपने रिवर्स का यूज़ कर लिया तो फिर वो आपका ऑप्टिमल केस नहीं होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें दो ग्राफ्स को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक ग्राफ तो हमारा क्या बनेगा? एक ग्राफ बनेगा ये वाला, ठीक है? और दूसरा ग्राफ क्या बनेगा? दूसरा ग्राफ हमारा बनेगा रिवर्स वाला। जैसे मान लो हम हर एक नोड को क्या कर सकते हैं? हर एक नोड को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, सॉरी, हर एक एज को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ पे 6 कॉस्ट हो गई और यहाँ पर ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो गया 4 और यहाँ पर ये हो गया 8। तो मैंने सबकी कॉस्ट डबल कर दी है और एज को कर दिया है रिवर्स, तो ये आपका सेकंड ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों ग्राफ का यूज़ करके हमें निकालना है कि हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 0 से 3 तक के जाने का। अब ध्यान से समझना, आप 0 पर हो, ठीक है? आपने देखा कि यार यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से मुझे 3 मिल रहा है, यहाँ से मुझे 2 मिल रहा है, तो मैं किसको चूज़ करूँ? मैं 2 को चूज़ करूँगा, है ना? मैं 2 को चूज़ करके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बाद मैंने देखा कि 2 से मैं कहाँ आ सकता हूँ? 2 से मैं 3 पे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 से मैं 3 पे जब गया तो यहाँ पर 2 + 4 डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई 6। तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरे पास चॉइस थी 2 और 3 में से। तो मैंने बोला 2 वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको ले लो, तो इसको मैंने ले लिया, ठीक है? इसको लेकर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा 2 + 4 6 डिस्टेंस आ गई, ठीक है? तो मैंने 6 को इधर रख दिया, ठीक है? अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इधर डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन रखूँ, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन रखूँगा, ठीक है? जो बड़े वाले होंगे वो नीचे आएंगे। तो यहाँ पर 6 आ गया, पर अब क्या 6 प्रोसेस होगा? 6 प्रोसेस नहीं होगा, अब 3 प्रोसेस होगा। अब 3 प्रोसेस होगा। अब 3 ने देखा यार ये आगे तो रास्ता है नहीं 1 पे आगे 3 की कॉस्ट लेके, तो यहाँ पे अगर आगे रास्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे? एज को रिवर्स करेंगे, एज को रिवर्स करके देखेंगे। तो रिवर्स करने में कौन सा ग्राफ काम में आएगा? ये वाला ग्राफ काम में आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 2 की कॉस्ट लग रही है, 1 से 3 जा सकते हैं पर 2 की कॉस्ट लगेगी। तो हमने बोला ठीक है, फिर इसको एक काम करो 5 बना दो, है ना? 3 + 2 5 हो गया। अब 5 अभी भी इसके ऊपर है और देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, है ना? हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में कैसे काम कर रही हैं? सारी चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे ये ट्रैक कौन रखेगा कि ये चीज़ें सॉर्टेड ऑर्डर में रहे इसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग? तो ये ट्रैक करेगा हमारा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है? हम इधर प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे जो कि हम नॉर्मल अपने डिजिटल एल्गोरिथम में करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम क्या डालेंगे? देखो इसके अंदर हम दो चीज़ों को डालेंगे, ठीक है? एक हमारा जो करेंट नोड होगा कि भाई यहाँ पे हम खड़े हैं अभी, ठीक है? और जो हमारा उस करेंट नोड की जो कॉस्ट होगी वो, ठीक है? जैसे मान लो आप 1 पे हो तो 1 तक पहुँचने की, कहाँ से? 0 से, 0 से 1 तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है ना? तो वो कॉस्ट हम क्या करेंगे? अपनी प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे, ठीक है? और क्या यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे? और हम यहाँ पर एक डिस्टेंस एरे का यूज़ करने वाले हैं जिसके अंदर हमारी प्रीवियस सारी की सारी डिस्टेंसेस शुरू में इनफाइनाइट को पॉइंट कर रही होंगी कि अभी 0 से पहुँचने की हर जगह डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है।
फिर हम जीरो से जीरो तक पहुंचने की डिस्टेंस को जीरो करेंगे कि भाई जीरो से जीरो तो जीरो डिस्टेंस से पहुंच सकता है, जीरो कॉस्ट में पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये ट्रैक रखेगा किसका, ये ट्रैक रखेगा मिनिमम कॉस्ट का, कि अब तक का मिनिमम कॉस्ट कौन सा है। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ नोड्स है 0 1 2 3, कि भाई 3 तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या, और ये हमेशा क्या होता रहेगा, ये अपडेट होता रहेगा लाइक नॉर्मल डिजिट्स तरह, ठीक है। अब जिसने डिजिक्स्ट्रा पढ़ा है उसके लिए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखो अब मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। जैसे हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी क्यू में 0,0 को डाल देंगे। 0,0 को क्यों डाल दिया, क्योंकि हम अभी जीरो पे हैं। मैंने बोला था प्रायोरिटी क्यू में दो चीज़ें जाएंगी, जीरो जाएगा, मतलब सॉरी करंट नोड जाएगा, और करंट नोड पर पहुंचने का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो जाएगा, मतलब मिनिमम कॉस्ट, वेट, डिस्टेंस, कुछ भी कह लो ये सबको, ठीक है, वो जाएगा। तो 0,0 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये मेरी क्या करेगा, ये मेरी प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है 0,0, अब ये निकलेगा। अब जैसे ये निकलेगा, ठीक है, सबसे पहले यही बैठा हुआ है, और ये प्रायोरिटी क्यू जो है मेरा वो सॉर्टेड होगा कॉस्ट के ऑर्डर में, कॉस्ट के ऑर्डर में वो सॉर्टेड होगा, ताकि मैं हमेशा उसके अंदर से ना मिनिमम कॉस्ट को निकाल पाऊँ और फिर मिनिमम कॉस्ट वाली पाथ को ट्रेवर्स कर पाऊँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीरो के नेबर्स पे जाएंगे, जीरो से वन और वन टू, जीरो से टू, तो वन और टू इसके क्या हो गए, नेबर्स हो गए। इनडायरेक्ट ग्राफ, ये मान लो मैं डायरेक्ट ग्राफ बोल रहा हूँ इसको, और इसको मैं बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट ग्राफ। तो इनडायरेक्ट ग्राफ में तो जीरो का कोई नेबर नहीं है, पर डायरेक्ट ग्राफ में हमारे पास दो नेबर्स हैं, वन और टू। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोसेस करके देखेंगे। तो एक बार मैं अपना डिस्टेंस एरे भी अच्छे से बना लेता हूँ। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पर मैं जीरो रख रहा हूँ क्योंकि जीरो से जीरो पहुँचने की जो डिस्टेंस है वो जीरो ही रहेगी, ठीक है। अब वन के लिए एनालाइज करते हैं, अगर मुझे वन पे जाना है तो अगर तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, देखो यहाँ पे जीरो पे खड़ा हूँ, अब मैं चेक करूँगा कि भाई यहाँ तक की डिस्टेंस है जीरो। अब जीरो से मैं थ्री ऐड करके मैं वन पे पहुँच सकता हूँ। तो क्या वन पे जो, और इन सब पे क्या है, इन सब पे इनफाइनाइट है, मैंने बताया था। तो वन पे जो पहले से डिस्टेंस पड़ा हुआ है, मे बी वो किसी और पाथ को फॉलो करके गया हो। देखो जीरो से टू, टू से थ्री, थ्री से वन, ऐसा भी तो जा सकता है वन पे, है ना। तो यहाँ से 2 4 6 + 1 7 डिस्टेंस होती। तो यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस पहले से रखी हुई है इस डिस्टेंस एरे के अंदर, जो अभी हम मान के चल रहे हैं कि वन तक पहुँचने की मिनिमम डिस्टेंस है, तो उससे अगर ये कम होगा ना तो ही इसको अपडेट करेंगे, है ना, तो ही तो अपडेट करेंगे। नहीं तो अगर वो किसी और रास्ते से मिनिमम डिस्टेंस पे पहुँच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है ना। अब ये जीरो से वन पे गए तो हमें यहाँ पे थ्री मिला, और थ्री और इनफाइनाइट में बताओ कौन सा बड़ा है, इनफाइनाइट बड़ा है। तो थ्री को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, कहेंगे भाई अब आपका जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक पहुँचने का वो थ्री है वन पे। एंड सेम फॉर टू, ठीक है। टू पर पहुँचने का देखो, जीरो से टू, अब यहाँ पर टू का हमें कॉस्ट लगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टू इनफाइनाइट में से कौन सा छोटा है, टू छोटा है, तो टू को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से डिस्ट्रा समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे टू पे आ गए। अब इसके बाद हम वन पे खड़े हैं, टू पे खड़े हैं। अब देखो इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर भी ध्यान से देखो। वन पे पहुंचे कॉस्ट लगी थ्री, टू पर पहुंचे कॉस्ट लगी टू। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, टू टू वाला आएगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है। ये सब हम यार संभाल लेंगे, ठीक है, लैंग्वेज सिंटेक्स की बात होती है बस। पर यहाँ पे लॉजिक देखो, टू वाला पहले आया फिर थ्री वाला बाद में आया। तो अब पहले ये वाला निकलेगा, तो ये वाला निकला, ठीक है, 2,2। अब जैसे ही 2,2 निकला हमारे पास, अब हमारे पास करंट नोड है टू। अब मैं टू पे खड़ा हूँ और अब मैं पूछूंगा कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो टू बोलेगा मैं जीरो पे भी जा सकता हूँ, मैं थ्री पर भी जा सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखो जीरो भी टू का नेबर है, जीरो भी क्या है, टू का नेबर है, और थ्री भी टू का नेबर है इस वाले ग्राफ में। तो पहले इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, डायरेक्ट ग्राफ है ना, 2 + 4 6। तो ये जैसे ही 6 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, थ्री पर पहुँचने की जो मुझे मिनिमम कॉस्ट मिली वो 6 मिली। बताओ थ्री पर पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट पहले से कितनी थी, पहले से थी इनफाइनाइट, ये डिस्टेंस एरे बताएगा। तो 6 का कम है, हाँ 6 कम है, तो मैंने 6 को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो मेरा है ना, ये 3,6, मैंने 3,6 को यहाँ पे रखा कि अभी इसको डालेंगे आगे, या फिर डाल ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप सॉर्ट कर लेगा। 3,6 कि थ्री पर पहुँचने की जो मिनिमम कॉस्ट है वो 6 है। और टू से हम जीरो पे भी जा सकते हैं, राइट। तो टू से जीरो पे जाने की कॉस्ट है 4, ठीक है। तो 4 प्लस टू पर आने की कॉस्ट कितनी थी, टू जीरो से टू आए तो कॉस्ट हो गई टू पर आने की कॉस्ट इटसेल्फ 2 है। अब 2 से वापस अगर आप जीरो पे जाओगे तो वो कॉस्ट 4 है, तो 4 + 2 हो गया 6। और जीरो पर पहले से कितनी कॉस्ट है, पहले से जीरो है। तो जीरो क्या, तो 6 क्या कम है, कम नहीं है भाई, जीरो पे ऑलरेडी जीरो है, नहीं बैठाएंगे, हटा दो, ठीक है।
जैसे ये सिनेरियो बनता है ना अपना, हम इसको हटा देंगे, ठीक है, ये केस इनवैलिड है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 3,6 आ गया, और हाँ ठीक है, अब कौन निकलेगा, अब 1,3 निकलेगा। अब जैसे ही 1,3 हमने निकाला तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अब 1 से हमें 0 से 1 पे आए तो कॉस्ट लगी 3। अब 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 का नेबर है 0 और 1 का नेबर है 3, ठीक है। 0 और 3 दोनों नेबर है, किस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 चॉइस होगा, या तो पीछे चले जाओ या तो रिवर्स करके आगे बढ़ जाओ, जहां पर आप फंस जाओगे वहां आपके पास 2 चॉइस होगा, ठीक है। तो दोनों की कॉस्ट देख लेंगे। अब मान लो पहले, मान लो अगर आप पीछे लेना चाहते हो, रिवर्स लेना चाहते हो, तो 1 से अगर आप 0 जाओगे तो कॉस्ट लगेगी 6, और आप 1 पे किस कॉस्ट को दे के आए थे, 3 कॉस्ट को, तो कॉस्ट हो गई टोटल 9। अब बताओ 0 पर आने की 9 मिनिमम है या 0 मिनिमम है, 0 मिनिमम है, तो अपडेट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको ऐसी। अब 1 से 3 का देखते हैं। अब अल्टीमेटली जो आपका आंसर देगा ना, वो यही वाला एरिया आंसर देगा, क्योंकि इसी के अंदर हम हमेशा मिनिमम कॉस्ट को डाल रहे हैं, हम कभी बड़े वाले को डील ही नहीं कर रहे इसके साथ। अब 1 से 3 पे जाने की कॉस्ट देखो, 1 से 3 पे जाने की कॉस्ट है 2, और इधर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो 1 से 3 पे जाने की कॉस्ट है 2, तो 2 प्लस 1 पे आने की कॉस्ट कितनी थी 3, तो 3 + 2 हो गया 5, तो 3 पर आने की कॉस्ट हो गई 5। अब 3 पर जो पहले से कॉस्ट पड़ी है वो कम है, वो ज़्यादा है, तो 3 पर पहले से 6 कॉस्ट पड़ी हुई है। तो यस, मेरा जो कॉस्ट है ना 5 वाला, वो 5 वाला कॉस्ट कम है और 6 वाला बड़ा है, तो 5 वाला मेरे को डालना है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे 3,5 की एक कॉस्ट बनेगी, और ये जाएगी मेरी प्रायोरिटी क्यू में। अब प्रायोरिटी क्यू में आएगा तो देखो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 पीछे आएगा। एक प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ, तो 3,5 आगे आ जाएगा और 3,6 जो है वो पीछे चला जाएगा। अब देखो, अब अभी टर्निंग पॉइंट है, अब ये वाला निकलेगा। देखो अगर ये नहीं आया होता ना तो ये वाला निकलता, इसका नंबर था निकलने का, लेकिन ये आया, सारी चीज़ें प्रोसेस हुई, ये वाला आया, और ये जैसे ही निकला तो हमने देखा अरे ये तो लास्ट नोड है, हम तो 3 पर पहुंच गए, हम तो 3 पर पहुंच गए, 3 पर पहुंच गए, तो बताओ उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है। मिनिमम कॉस्ट ऑब्वियस है इसी के अंदर लिखी होगी, या तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो, या फिर मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इसकी कॉस्ट को रिटर्न करो, क्योंकि हमारा जो ये डिस्टेंस एरे है, सॉरी इसमें मैंने कॉस्ट अपडेट नहीं करी, 5 होगा इसमें, उस टाइम अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप D3 को अगर आप रिटर्न करते हो ना तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मिनिमम कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है। जैसे आप लास्ट नोड पे आ जाओ, इसको रिटर्न कर दो, ओके। तो आपको समझ में आया कि यार कैसे काम कर रहा है आपका डिजिटल एल्गोरिथम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लो, ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो इम्प्लीमेंटेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली है और इंट बनाया। इंट के अंदर क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्या क्या होगा, सबसे पहले तो U2V एक एज होगा, है ना, U2V एक एज होगा, और एक मेरे पास कॉस्ट है। तो मेरे पास ग्राफ के अंदर होगा V और C, है ना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके ग्राफ के अंदर होता है कि आपके नेबर्स स्टोर होते हैं, है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है आपका ग्राफ कि भाई आपके जो है इसके अंदर नेबर्स स्टोर है ऑफ 0, मतलब 0 के सारे नेबर्स, 1 के सारे नेबर, 2 के सारे नेबर, ऐसा होता है ग्राफ। चेंज क्या हुआ यहाँ पे, भाई 0 के नेबर तो स्टोर है यहाँ पे, पर नेबर के साथ साथ ना उनकी कॉस्ट को भी स्टोर करना है। अब 0 का नेबर मान लो 1 है, तो 1 पे जाने की कॉस्ट क्या है 3, अब 0 का नेबर क्या है 2 है, 2 पे जाने की कॉस्ट क्या है 4। तो ये स्टोर हो रहा होगा ऐसे करके, समझ रहे हो, अपनी कॉस्ट के साथ स्टोर हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इंट एरे का यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रिवर्स वाला भी एक एरे लिस्ट अलग से बनाया है, ग्राफ अलग से बनाया है, दोनों ग्राफ से हमारे, ठीक है। रिवर्स वाला है, ये अपना नॉर्मल ग्राफ है। तो अब इसको मैं फिल कर लूँगा, और फिल करने में क्या होगा, ग्राफ डॉट ऐड, भाई उतनी नंबर ऑफ एरे लिस्ट इसके अंदर पहले ऐड करनी पड़ेगी, उतनी नंबर ऑफ एरे लिस्ट इसके अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी, एन नंबर ऑफ जितने हमारे पास नोड्स हैं। और वो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, वो ऐड करने के बाद हम ABC एज का जो 0 वाला है, 1 वाला है, 2 वाला है, तीनों इंडेक्स के एलिमेंट को निकालेंगे। 0 यहाँ पे A से B में एज है हमारे पास, ठीक है, और C क्या है, C इस एज की कॉस्ट है। तो A पे जाएंगे और B को ऐड कराएंगे और कॉस्ट C को ऐड कराएंगे, सही है। A वाले इंडेक्स पे गए कि भाई इस लिस्ट पे, अब इसका नेबर है ये B, तो B को ऐड कराया और इसके साथ में उसके एज की कॉस्ट को ऐड करा दिया, सही है। अब इसके बाद B पे भी गए
और बी पर जाके क्या ऐड कराया, देखो बी पर जाकर हमने ऐड कराया है ए को कि भाई बी का नेबर ए। अब ये रिवर्स वाला है, रिवर्स वाला सॉरी यहाँ पे रिवर्स आना चाहिए था, ग्राफ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स को भी सेम फिल कर लिया भाई, बी से ए से बी था एज, अब हमने उल्टा कर लिया, बी से ए को भी कर लिया स्टोर कि बी से ए, और कॉस्ट कर दी डबल, 2 × C इसके अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना मैंने बोला था आपको प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, तो प्रायोरिटी क्यू का बेसिकली डेटा टाइप क्या होगा, हम इसके अंदर दो चीज़ें स्टोर कर रहे थे। हम कह रहे थे कि इसके अंदर हमारा करंट नोड होगा, करंट नोड जिस पे अभी हम हैं, और एक होगा हमारे पास इस करंट नोड पर मिनिमम कॉस्ट। तो उसके लिए हमने एक डेटा टाइप अलग से डिफाइन किया यहाँ पे कि भाई एक्स क्या होगा, एक्स होगा हमारा करंट नोड, और ये सी क्या होगा, सी यहाँ पे हमेशा कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया, ये इसका कंस्ट्रक्टर है जो कि इसको इनिशियलाइज़ कर लेगा, और दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स मतलब इस वेरिएबल में, क्लास का वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल में ये वाला वेरिएबल डाल दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू पास होकर आएगी ना, तो इस वेरिएबल में इस वैल्यू को डाल दो, इस वेरिएबल में इस वैल्यू को डाल दो, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इनिशियलाइज़ कर लिया। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम अपना डिस्टेंस एरे बनाएंगे कि भाई डिस्टेंस एरे बना लो जिसके अंदर हमारा मिनिमम डिस्टेंस स्टोर होगा। लॉन्ग टाइप का बनाया ताकि कोई ओवरफ्लो ना आए। अब यहाँ पे एरे को हमने फिल कर दिया, डिस्टेंस वाले को मैक्स वैल्यू से इनफाइनाइट से फिल कर दिया है, और डी 0 पे 0 रख दिया है, ठीक है, कि भाई 0 से 0 तक की डिस्टेंस 0 है। प्रायोरिटी क्यू बना लिया है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमने ये सॉर्टिंग के लिए किया है कि भाई ए डॉट सी और बी डॉट सी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दो। ये क्या होता है, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपका प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, मान लो यहाँ पे पहले से है 1,2 समथिंग। अब आप इसके अंदर लाना चाह रहे हो कि भाई मैं ना 2,1 लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 2,1 या फिर 3,1 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ये सेकंड वाला है, कॉस्ट सेकंड वाला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई मैं ये लेकर आ रहा हूँ और ये आपके पास पहले से है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझना लॉजिक। तो अब ये इन दोनों को क्या करेगा, लॉन्ग डॉट कंपेयर, भाई कंपेयर कर दो इन दोनों को, किसके अकॉर्डिंग, वो पूछेगा हमसे किससे कंपेयर करना है, कैसे करना है बताओ। तो हम कहेंगे उसको सी के अकॉर्डिंग कंपेयर कर दो, ए डॉट सी, ए का सी, बी का सी, ए का सी वाला ये वाला, बी का सी, सी क्या है, सी जो हमने पेयर के अंदर यहाँ पे बना रखा है ये, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और इसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करके कर दो, तो वो कहेगा ठीक है मैं कर देता हूँ, तो वो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कर देगा और इसको पहले डालेगा, इसको बाद में कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमने सबसे पहले 0 0 डाल दिया, ये लॉन्ग है इसलिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ठीक है, न्यू पेयर करके। और वाइल हमने लूप रन किया है, यहाँ पे टॉप निकाला है, सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे प्रायोरिटी क्यू का होगा जिसके पास मिनिमम कॉस्ट होगी उसका यू निकाला है। यू क्या है उसका, यू से वी तक हमारे पास एज है ना, तो यू मतलब अपना करंट नोड, ठीक है, कि हम करंटली इस पे हैं। यू से वी जाओगे ना तो करंटली तो यू पे है ना, ठीक है। और सी निकाल लिया है इसका टॉप डॉट सी से कि टॉप का सी दे दो। पहले हमने पेयर निकाल लिया पूरा का पूरा, टॉप निकल गया, फिर टॉप के अंदर एक्स है, टॉप के अंदर सी है, तो एक्स निकाल लिया फिर सी निकाल लिया। अब इसके साथ प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर मान लो कोई एज है ऐसा 1 से 2 और इसकी कॉस्ट है 4, तो 4 पड़ा हुआ है मेरे पास, 1 है मेरा u और ये है मेरा v, ठीक है, बहुत ध्यान से अब समझना। अब अगर जो कॉस्ट है मेरा, जो कॉस्ट है अगर वो बड़ा आ जाता है जो कि मेरे डिस्टेंस ऑफ u का कॉस्ट है, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस एरे जो है हमेशा मिनिमम स्टोर करेगा। अगर मिनिमम से बड़ा है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि आप आगे जाकर चेक करो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, वो अननेसेसरी आपके आइटरेशंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आप उसको यहीं से कंटिन्यू कर दो। और अगर आपका u जो है, आपका जो करंट नोड है वो क्या हो जाता है, n-1 के इक्वल होता है, मतलब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, तो आपको क्या रिटर्न करना है, du, कि भाई u तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट du में पड़ा होगा डिस्टेंस वाले एरे में, तो ये मैं रिटर्न करिए। आप यहाँ पे c भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे आपने नेबर लिया है ना, ग्राफ का नेबर, ग्राफ के पहले नेबर से काम किया सारा कि भाई v निकालो, ये निकल गया, w निकालो, w निकल गया, ठीक है। और किससे निकालो, इसके नेबर पे जा रहे हैं, ठीक है, नेबर पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी नेबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेबर का एग्जांपल लिया कि 1 से 2, तो 1 क्या हो गया करंट नोड, 2 क्या हो गया इसका नेबर, और वेट क्या हो गया, ये ऊपर जो बैठा हुआ है वेट 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि 1 से 2 तक जाओगे तो आपको पहले 1 की कॉस्ट में, u की कॉस्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 को, और ये पूछना पड़ेगा कि भाई जो v पे पहले से कॉस्ट है वो बड़ा है या छोटा है, तो वही यहाँ पे किया है,
डी यू करेंट वाले नोड की कॉस्ट में प्लस किया है वेट को, ठीक है। और ये पूछा है कि छोटा है या बड़ा है, तो अगर ये छोटा है और ये वाला बड़ा आ जाता है, जो पहले से वी, जो डी एरे के अंदर वी का कॉस्ट जो पहले से प्रेजेंट है, अगर वो बड़ा आता है ना, तो हम उसको अपडेट करेंगे कि भाई आप तक पहुंचने का हमें छोटा कॉस्ट मिल चुका है, ठीक है। तो हमने अपडेट कर दिया और फिर प्रायोरिटी क्यू में इसको ऐड कर दिया, इस पेयर को वी और डी वी, ओके। तो यहाँ पे ये काम हमने किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद भी सेम है। अब इसके बाद सेम काम हम रिवर्स एरे के लिए भी कर देंगे, ठीक है। सेम काम हम यहाँ पे रिवर्स एरे के लिए भी कर देंगे कि भाई आप भी सेम तरीके से अपना जो है चेक कर लो कि आप तक पहुँचने का। तो हमने क्या किया, हमने एक नोड पे खड़े होके पीछे जाने का और रिवर्स करके आगे जाने का, दोनों रास्तों को एक्सप्लोर कर लिया और अपने डिस्टेंस एरे में क्या किया, मिनिमम को स्टोर करवा लिया। आंसर नहीं मिलेगा, रिटर्न कर देंगे -1। एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ आपको कंप्लीटली इसको। 0 1 है, 3 है, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। 0 से 1 एक एज है, ठीक है, और 3 से 1 एक एज है, ठीक है। 3 कहाँ है, 3 ये रहा, 3 से 1। 2 से 3 एक एज है, 2 से 3, और 0 से 2 एक एज है, 0 से 2। 3 1 3 और 1 और 4 और 2 कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक रिवर्स एरे भी बनाएंगे हम। 0 1 3 2, ये लो, ठीक है। 3 1 2, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, डबल हो जाएंगे ना कॉस्ट, 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी प्रायोरिटी क्यू लाए, या इसको हम डिस्टेंस एरे बोलते हैं। 1 2 3, 0 1 2 3, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। और यहाँ पर हम लाए अपनी प्रायोरिटी क्यू को, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया 0,0, क्योंकि अभी हम करेंटली 0 पे हैं, ठीक है। 0,0 को ऐड करा दिया। उसके बाद हमने इसको पोल किया, निकाला, ठीक है। निकालने के बाद क्या है, इसका x निकाला, इसका c निकाला। x है क्या है, x है आपका 0, c क्या है, c है 0। अब यहाँ पर c क्या ग्रेटर देन डी यू है, नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो इसके अंदर इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये लास्ट नोड भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पे आ गए कि भाई ग्राफ के ना सारे नेबर्स दे दो, यहाँ से यहाँ कहाँ जा सकते हैं वो नेबर दे दो। डायरेक्ट वाले ग्राफ में देखो, ये डायरेक्ट ग्राफ है, ये इनडायरेक्ट ग्राफ है ना। तो यहाँ पर हम 0 से 1 में गए और 0 से 2 में जा सकते हो। इसके पास नेबर क्या होगा, इसके पास नेबर होंगे 1,2, ठीक है। तो ये लूप इसके लिए 2 बार चलेगा, ठीक है। 1 और 2 2 बार चलेगा। तो पहले v निकाला, v क्या है, नेबर 0 है ना, v क्या है, v है हमारे पास ये, पहले 1 निकाल लो, ठीक है। 1 आ गया, v = 1, और w क्या है, 1 तक पहुँचने की कॉस्ट 3, ठीक है। अब डी यू प्लस डब्लू, मतलब डी यू मतलब, अब देखो यहाँ पे हमने 0 को d0 पे 0 भी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 0 + 3 इज लेस देन 1, हाँ 0 + 3, सॉरी 0 + 3 इज लेस देन d1। तो d1 पे क्या है, d1 जो है वो इनफाइनाइट है, तो हाँ उससे छोटा है, तो अपडेट कर दो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे 3 को, ठीक है। सेम अगली आइट्रेशन होगी, सेम फॉर 2, और यहाँ पर डाल देंगे 2 को, ठीक है। और रिवर्स वाला जो लूप है, हमने जो पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ है रिवर्स वाला लूप, वो क्या करेगा, वो किसी को नहीं चला पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई भी नेबर नहीं है, ओके। वहाँ पे कोई भी आइट्रेशन नहीं होगी। अगले पे आए, और हाँ यहाँ पर हमने ये पी क्यू के अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करेंगे वी और डी वी को भी। तो वी क्या है हमारा, वी है हमारा 1,3, और डी वी क्या है 2, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा 2,2, और यहाँ पे आएगा 1,3, ओके। क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, इसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी है इससे, ठीक है। तो 2,2 पहले प्रोसेस होगा, तो 2,2 पे आए। अब ये पहले प्रोसेस हुआ, तो इसके पास चॉइस है, ये पीछे आ सकता है और आगे आ सकता है। तो पहले आगे वाले को ये वाला एक्सप्लोर करेगा, और पीछे वाले को मेरा नेक्स्ट वाला लूप जो चल रहा है ना, नेक्स्ट वाला वो एक्सप्लोर करेगा। तो पहले आगे वाला एक्सप्लोर होगा, 2 + 4 6, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 6, 3 की कॉस्ट, क्योंकि 3 इसका नेबर है, और 2 का नेबर 0 भी है इस वाले ग्राफ में। तो इस उस पीछे वाला ग्राफ जो है ना, मेरा पीछे वाला जो ग्राफ चलेगा वो भी सेम काम करेगा। अब 4 और +2, तो यहाँ पर 6 कॉस्ट मिलेगी मुझे 0 पर जाने की वापस से। तो 6 कॉस्ट क्या मैं लेना चाहूँगा, नहीं लेना चाहूँगा भाई। 6 कॉस्ट क्यों लेना चाहूँगा, क्योंकि 0 की कॉस्ट ऑलरेडी 0 है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पर मैं पीछे किसको डाल दूंगा, 3,6 को, ठीक है, क्योंकि 3,6 तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है ना। और इसके बाद कौन निकलेगा बताओ, इसके बाद निकलेगा 1,3, ठीक है। अब जैसे ही 1,3 निकला,
तो 1,3 यहाँ पे हैं हम लोग। अब यहाँ से बताओ इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। 1 से 0 वाले लूप को कौन प्रोसेस करेगा? रिवर्स वाला ग्राफ। 1 से 3 वाले लूप को कौन प्रोसेस करेगा? 1 से 3 वाले एज को, रिवर्स वाला ग्राफ। मतलब इस बार इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होगा, इसकी कोई आइट्रेशन नहीं होगी, है ना, डायरेक्ट नेबर्स नहीं है ना इसके पास, तो ये रिवर्स वाला काम करेगा। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ हमारे काम में आ जाएगा। यहाँ पे हम फंस गए ना। तो 1 से 0 पे आएंगे तो 6, और 1 से 3 पे आएंगे तो 2 कॉस्ट लगेगी। 1 से 0 पर आने की 6 और प्लस ये 3, ये 0 से 1 तक आने की, तो 6 + 3 9। तो 0 और 9 में भाई 0 ही रहने देंगे, 9 को नहीं चाहिए हमें, 9 बड़ी कॉस्ट है। और यहाँ पर देखो 5 होगा, और 2 + 3 5 हो जाएगा ना, तो 3,5 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये पहले ऐड होगा, तो 3,5 यहाँ आ जाएगा, और 3,6 इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। अब अगले में हम इसको निकालेंगे ना, सबसे पहले वाले को निकालते हैं। तो 3,5 को निकाला, और तो मिनिमम कॉस्ट हमें यहाँ पे हमने देखा कि भाई हम तो यहाँ पे पहुँच गए डेस्टिनेशन पे n-1 पे, तो डी को रिटर्न कर देंगे। डी में क्या है? डी में 5 पड़ा हुआ है। यहाँ पर जब हमने अपडेट किया तो 5 को अपडेट नहीं किया, तो 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो एक बार मैं आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, तो देखो यहाँ पे ये लूप तो हमारा बिग ऑफ n टाइम्स चल रहा है ना। और बाकी यहाँ पे ये जो है एजिस लेंथ तक, तो बिग ऑफ ई ले लेते हैं ना। और बाकी ये सारे अंदर के ऑपरेशन तो सारे कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं। और इसके बाद देखो हमने क्या यूज़ किया है, इसके बाद हमने प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया। प्रायोरिटी क्यू में ऑपरेशंस करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log n, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम log v ले सकते हैं, एट मैक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने इसके अंदर गए, है ना। और यहाँ पर जो पी क्यू प्रोसेस हो रहा है वो मतलब ये पूरे के पूरे रजिस्टर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है बिग ऑफ ई log v, ठीक है। और बाकी हमने जो n वाला और ई वाला जो लूप यहाँ पे देखा था वो इससे ज़्यादा बड़े ही होंगे, तो ये फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ ई log v, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी बिग ऑफ ई प्लस वी, ठीक है। क्यों बिग ऑफ ई प्लस वी क्यों होगी? क्योंकि देखो दो हमने एरे लिस्ट बनाई है, तो दो एरे लिस्ट की क्या हो गई, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन। एन क्या है? एन वर्टिसेस है। बिग ऑफ 2n, 2 इंटू बिग ऑफ एन लिख सकते हो, ठीक है। तो बिग ऑफ वी ही हो गई एक तरह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमने यहाँ पे क्या बनाया, प्रायोरिटी क्यू बनाई है ना। और तो उसकी क्या होगी बताओ, उसमें भी एट मैक्स वी नंबर ऑफ, या फिर ई नंबर ऑफ वर्टिस, वी नंबर ऑफ वर्टिस तो जा सकती है उसके अंदर, है ना। या फिर एजिस जा सकता है, बिग ऑफ ई जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई होगा, पर यहाँ पे कोई भी नेस्टेड केस नहीं है, तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बिग ऑफ ई प्लस वी ही हमारे पास हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।